हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट आया था कि सर हिंदी स्टार्ट कीजिए, तो हम फर्स्ट ईयर की हिंदी का फर्स्ट सेमेस्टर लेकर के आ गए हैं, जिसमें एक एक टॉपिक हम आपको अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले हैं। पूरे डिटेल में हम एक एक चीज़ जानने वाले हैं और समझने वाले हैं, पूरी तरह से आपको समझाने वाला हूँ। इसके नोट्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसके माध्यम से आप जाकर के इसको खुद भी, अगर आप PDF के फॉर्म में लेना चाहते हो, आप पढ़ना चाहते हो, तो इससे भी पढ़ सकते हो। ओके, तो अगर आपने अभी तक चैनल पर विजिट नहीं किया, एक बार विजिट करके देखो। ऑलरेडी इस चैनल पर BA से रिलेटेड 1500 वीडियोज अपलोडेड हैं एंड ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे दोस्त। तो ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। BA फर्स्ट ईयर की हिंदी का पहला जो टॉपिक है, पहली जो इकाई है, वो है साहित्य की भारतीय परंपरा और हिंदी भाषा तथा साहित्य। हिंदी भाषा की पृष्ठभूमि क्या है, मतलब भाषा कहाँ से आए, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी का विकास कैसे हुआ, उसमें जो लेखन जो आया कौन से टाइम पीरियड पर, कैसे कैसे लेखों में, कैसे कैसे कवियों में क्या क्या चीज़ें वृद्धि होती गई, उन सभी चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले समझना होगा इस टॉपिक में कि जो हिंदी भाषा का स्वरूप है उसको स्पष्ट करना होगा और इसका विकास कैसे कैसे हुआ, कैसे हमारी जो हिंदी भाषा है इसका स्वरूप आगे बढ़ता गया, इसमें डेवलपमेंट कैसे आता गया। तो देखो, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एंड इसके आंसर में आप क्या लिखोगे कि हिंदी वास्तव में फारसी भाषा का शब्द है, यानी कि जो हिंदी है ये फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी का यहाँ हिंद से संबंधित है, यानी कि जो हिंदी वास्तव में है वो फारसी भाषा का शब्द है, लेकिन जिस हिंदी की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पर हिंद से संबंधित है। हिंदी शब्द की निष्पत्ति जो है वो सिंधु संध से हुई है। ईरानी भाषा में सा का जो उच्चारण है वो हा से करते हैं। इसी प्रकार हिंदी शब्द वास्तव में सिंधु शब्द का प्रतिरूप है। कालांतर में हिंद शब्द संपूर्ण भारत का पर्याय बनकर उभरा। इसी हिंद से हिंदी शब्द का निर्माण हुआ। यानी कि कहने का अर्थ है जैसे कि हमारा जो भारत है उसको सिंधु कहा जाता था, मतलब सिंधु नदी के किनारे बसने की वजह से इसको सिंधु कहा जाता था। जो आपकी इंडिया की जो भी चीज़ें हैं, जहाँ तक भी इंडिया का क्षेत्र है, सिंधु कहा जाता था। लेकिन फारसी भाषा में सा का जो उच्चारण है, ईरानी भाषा में सा का जो उच्चारण है वो हा में होता था। तो इसी वजह से सिंधु से क्या हो गया, हिंदू, और यहाँ पर रहने वालों को हिंदू कहा जाने लगा। यहाँ की ज़मीन जो थी हिंद कहा जाने लगा। यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज की जाती थी उस लैंग्वेज को हिंदी कहा जाने लगा और यहीं से हिंदी शब्द की उत्पत्ति होती है। आज हम जिस भाषा के रूप में हिंदी को जानते हैं वह जो आधुनिक आर्य भाषा में से एक है, यानी कि जो जिस भाषा को आज हम हिंदी के रूप में समझते हैं, खड़ी बोली हिंदी हो गया या फिर जो भी चीज़ें, वो केवल आर्य भाषा में से एक भाषा है। आर्य भाषा का प्राचीनतम जो रूप वैदिक जो था वो संस्कृत है। साहित्य को परिपृष्ठ भाषा जो है संस्कृत थी। वैदिक भाषा में वेद, संहिता, उपनिवेश है, उपनिषद है, वेदांत है, इन सभी का सृजन किया गया। वैदिक भाषा के साथ साथ ही बोलबाल की भाषा संस्कृत भी रही थी, जिसे लौकिक संस्कृत भी कहा जाता था। संस्कृत का विकास उत्तरी भारत में बोली जाने वाली वैदिक कालीन भाषाओं से माना जाता है। अनुमान किया जाता है कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसका प्रयोग साहित्य में होने लगा, यानी कि साहित्य के रूप में संस्कृत का प्रयोग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाने लगा। संस्कृत भाषा से ही रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ रचे गए। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, अश्वघोष, माघ, भावभूमि, विशाख, मनमठ, ठंडी तथा श्रीहर आदि संस्कृत के महान विभूतियां थीं और इनका साहित्य विश्व के समृद्ध साहित्यों में से एक है। यानी कि जो भी चीज़ें शुरुआत में हुई 8वीं शताब्दी या शताब्दी के पहले तक, वो चीज़ें किसमें लिखी गई, संस्कृत भाषा में वो चीज़ें हमारे सामने आई। संस्कृत कालीन आधारभूत जो बोलचाल की भाषा परिवर्तित होते होते 500 ईसा पूर्व के बाद तक काफ़ी बदल गई थी, जिसे बाद में क्या कहा जाने लगा, पाली भाषा कहा जाने लगा। आपने भी सुना होगा पाली भाषा का नाम। महात्मा बुद्ध के समय में पाली जो थी वो लोक भाषा थी और उन्होंने पाली के द्वारा ही अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। संभवतः यह भाषा जो है ईसा की प्रथम ईस्वी तक रही। पहली ईस्वी तक आते आते पाली भाषा और परिवर्तित हुई, तब उसे प्राकृत की संज्ञा दिया जाने लगा। इसका काल माना जाता है पहली शताब्दी से लेकर के 5वीं शताब्दी तक, यानी कि पहली ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक इसका माना जाता है, 5वीं शताब्दी तक। पाली की विभावकाओं के रूप में प्राकृतिक भाषाएं पश्चिमी, पूर्वी, पश्चिमोत्तर तथा मध्य देशी तथा अब साहित्यिक भाषाओं के रूप में स्वीकृत हो चुकी थी, जिसमें मगधी, सौरसैनी, महाराष्ट्री, पैसाची, ब्राचांड, अर्धमाधवी कहा जाता था। यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ, भाषाओं में चेंज और भी आगे बढ़ता चला गया। आगे चल करके क्या हुआ, जो ये प्राकृतिक भाषा थी इसका क्षेत्रीय रूपों में अपभ्रंश दिखाई देने लगा, यानी कि ये क्या हुआ, क्षेत्रीय भाषाओं में टूटने लगे, प्रतिष्ठित हुई। इसका समय था 500 से 1000 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। अपभ्रंश भाषा साहित्य के मुख्यतः 2 रूपों में मिली, पश्चिमी और पूर्वी।
अनुमानतः यह बताया जा रहा है कि 1000 ईस्वी के आसपास अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों में आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। आधुनिक आर्य भाषा जिसमें हिंदी भी है, और इसका जन्म माना जाता है 1000 ईस्वी के आसपास। हिंदी का जन्म माना जाता है कि 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी उत्पत्ति हुई हिंदी शब्द की। ओके, किंतु जो इसमें साहित्य की रचना हुई है 1150 के आसपास साहित्य की रचना स्टार्ट होने लगी हिंदी भाषा के बारे में बात करें। आदिकाल में भाषा का विकास कैसे हुआ, तो आदिकाल में हिंदी में अपभ्रंश की लगभग सभी ध्वनियां आ गई थी, पर साथ साथ में ही नई ध्वनियां भी आती चली गई, जुड़ती चली गई। पर साथ में जो कुछ नई ध्वनियों का विकास हुआ वो अपभ्रंश में संयुक्त स्वर नहीं थे। हिंदी में ए, ओ, दो संयुक्त स्वर इस काल के में प्रयुक्त होने लगे हैं, इससे पहले ये प्रयुक्त नहीं होते थे, ए और ओ। आदिकाल के साहित्य जिस भाषा में लिखा गया वह भी डिंगल तथा पिंगल था। पृथ्वीराज रासो इसी साहित्यिक भाषा में लिखा गया था। पृथ्वीराज की जो जीवनी लिखी गई पृथ्वीराज रासो, वो इसी साहित्यिक भाषा में लिखा गया था। अब आगे बढ़ता गया, मध्यकाल में भाषा का विकास हुआ। आदिकाल के पश्चात हिंदी के विकास का दूसरा चरण अर्थात मध्यकाल का प्रारंभ हुआ। यह काल माना जाता है लगभग 525 वर्षों तक चला, और इस काल में साहित्य की भाषा के रूप में अवधी ब्रज भाषा का प्रयोग हो रहा था। सभ्य के प्रभाव के साथ धीरे धीरे क्या हुआ कि डावाडोल स्थिति से निकल करके अपने नए स्वरूप को प्राप्त करती चली गई। इस काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी कि इस काल पीरियड में हिंदी जो है मध्यकालीन जो समय था, इस समय में हिंदी अपने जो है चरम सीमा पर थी। स्वर्ण युग कहा जाता था इस टाइम पीरियड पर हिंदी को। आधुनिक काल में भाषा का विकास कैसे हुआ, तो आधुनिक काल में भाषा के बारे में बात करें तो आधुनिक युग जो था वो खड़ी बोली का युग है। खड़ी बोली अवधि और ब्रज बोलियों की भांति ही प्राचीन है। प्राचीन तथा मध्यकाल के ग्रंथों में यत्र तत्र खड़ी बोली का प्रयोग देखने को मिलता है। यह बात और है कि साहित्य में इसे इतनी जल्दी स्वीकृति नहीं मिली। भारतेंदु युगीन लेखकों में व्याकरण संबंधी बहुरूपता जैसे कि लिंग, वचन, काकर प्रयोगों में अस्थिरता आदि दोष मिलते हैं। छायावादी कवियों को यह श्रेय किया जाता है कि यह श्रेय किया जा सकता है, उन्होंने खड़ी बोली को एक उच्च जो है साहित्यिक भाषा का रूप प्रदान किया, जो बाद में उन्मुक्त होकर के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बिखरने लगी। साहित्य की समस्त विधाओं का युग इसी को माना जाता है। अब आगे बात करते हैं हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा कैसे स्टार्ट हुई, कैसे हिंदी साहित्य लिखा जाना स्टार्ट हो गया। तो इतिहास में तिथियों के अतिरिक्त सब कुछ असत्य होता है, जबकि साहित्य में केवल तिथियां ही गलत होती हैं। यानी कि इतिहास जो है उसमें चीजें तो सबको समझ में आएंगी, लेकिन जो डेट्स होते हैं ना, तिथियों के अतिरिक्त सब कुछ जो है असत्य सा दिखाई देता है। कोई डेट चीज़ें अच्छी होती है कि हाँ ये टाइम पीरियड पर ये चीज़ें हुई थी, बाद में चीज़ों में चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन साहित्य में कुछ तिथियां ही गलत होती हैं और इसके अतिरिक्त सब कुछ सही होता है। भाव यह है कि साहित्य में युग जीवन की वास्तविक प्रवृत्तियां तरंगायिक होती हैं, उनके अतिरिक्त इतिहास विषयक पूरक होते हैं, जबकि साहित्य क्या होता है आत्मपूरक प्रक्रिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिहास और साहित्य दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के विरोधी होते हैं। यानी कि इसमें कहना क्या चाह रहा है लेखक, तो इसमें कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा हिंदी है ना, या हमारा जो साहित्य है, इसका किसी टाइम पीरियड से कोई लेना देना नहीं है कि किस टाइम पीरियड पर ये चीज़ें क्या लिखी गई। उन्होंने जो लिखा जाता है वो आत्मा को ध्यान में रख करके लिखा जाता है, व्यक्ति को ध्यान में रख करके लिखा जाता है, समझ को ध्यान में रख करके लिखा जाता है, अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रख करके लिखा जाता है। तो वो चीज़ें कुछ भी हो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, समय के साथ साथ भी वो चीज़ें क्या होती हैं, मान्य होती हैं और उतनी ही ज़्यादा उपयोगी होती हैं। तो इस तरह से इतिहास और साहित्य दोनों एक दूसरे के विरोधी कहे जा सकते हैं। इस प्रकार साहित्य का इतिहास लिखना अत्यंत दुष्कर कार्य है कि साहित्य को इतिहास के रूप में आप पिरो करके लिखो। साहित्य का इतिहास क्या होता है, इसका स्वरूप निरूपण आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास के इन शब्दों में किया है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता के चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्यिक इतिहास कहलाता है। तो इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने थोड़ा सा इस पर अपनी व्याख्या रखने की कोशिश किया है कि साहित्य के इतिहास को जनता के द्वारा समझा जा सके, लोग इसको समझ सकें। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित जो दिग्दर्शन है वो भी साथ साथ आवश्यक होता है। श्री राजकिशोर त्रिपाठी ने साहित्य के इतिहास के उद्देश्य का इन शब्दों में उल्लेख किया। इन्होंने क्या कहा हुआ है कि साहित्य के माध्यम से, इन्होंने कहा कि साहित्य के माध्यम से समाज की अनुभूतियों को परखना तथा उनका साहित्य के साथ संबंध बतलाना ही साहित्य के इतिहास का उद्देश्य है।
इन्होंने कहा है कि इनका मतलब कहने का अर्थ यह है कि अर्थात इतिहासकार को साहित्य के अनुशीलन द्वारा समाज की भावनाओं में प्रवेश करना चाहिए, यानी कि साहित्य के द्वारा उन चीज़ों को सामने रखना चाहिए जो समाज की भावनाएं हों। किसी भी कृति को उसकी रचनाकालीन सामाजिक गतिविधियों के मध्य रख करके यह देखना होता है कि साहित्यकार ने जो भाव सामग्री अपने साहित्य में प्रस्तुत की है उसका समाज के लोगों से कितना संबंध दिखाई दे रहा है, सामाजिक स्थितियों में साहित्यकार को किस रूप में प्रभावित किया है, उसके मन में कैसी भावना को जगाया है। यानी कि कहने का अर्थ क्या है, भाव क्या है, तो भाव यह है कि साहित्य का इतिहासकार अपने इतिहास में ऐतिहासिक तथ्यांकन मात्र से संतुष्ट नहीं होता है, बल्कि वह साहित्य की रचना धर्मिता और सामाजिक राजनीतिक आध्यात्मिक चेतना के मध्य सुंदर जो तारतम्य स्थापित करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो साहित्य है इसका इतिहास केवल तथ्यों का कथन मात्र नहीं है, बल्कि लेखक के गंभीर अध्ययन और चिंतन का प्रतिफल है कि लाइफ में क्या चल रहा है, लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या सोच है, क्या समझ है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या चीज़ें समाज में है, चाहे वो राजनीतिक हो, आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, उस चीज़ को वो अपने साहित्य में पिरोना चाहते हैं। और जिस इतिहासकार ने या जिस लेखक ने इस चीज़ को किया है वो दुनिया में आगे बढ़ा है या उसका आप मान सकते हो कि उसने अपने कुछ चिंतन का यूज किया हुआ है। हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर परंपरा की बात किया जाए तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना अपने आप में एक बड़ी टेढ़ी खीर की तरह है, क्योंकि दुर्भाग्यवश हिंदी के बीतरागी कवियों ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। यानी कि अगर आप पे इतिहास लिखना चाहो साहित्य का तो आपको बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि जितने भी कवियों ने लिखा हुआ है साहित्य, उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा है, उन्होंने समाज के बारे में, लोगों के बारे में, उनके साहित्य के बारे में लिखा हुआ है। यदि इन कवियों ने अपने जीवन और रचना विशेष के विवरण का उल्लेख किया होता तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य कुछ और आसान हो जाता। आधुनिक के युग में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कोई दो कारण से संभव ना हो सका, यानी कि जो इतिहास का लेखन है वो कई कारणों से, दो कारण से नहीं संभव हो सका। वो क्या था? इसमें दो सबसे महत्वपूर्ण कारण थे। सबसे पहला था इतिहास लेखन की सामग्री का नितांत अभाव, और दूसरा गद्य का विकास ना होना। इस वजह से ये चीज़ें नहीं लिखी गई थी, या भारतीय समाज में आधुनिक युग में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के कार्य जो है 19वीं शताब्दी में हिंदी के साहित्यकारों जो इतिहास है उसकी परंपरा को दो भागों में बांटा गया और दो भागों में बांट करके हिंदी साहित्य को समझने की कोशिश किया गया। इसमें आपका पहला आता है शुक्ल पूर्ववर्ती हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले हिंदी साहित्य का इतिहास क्या था वो अलग, और हिंदी जो है शुक्ल के आने के बाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद का साहित्य, इस तरह से दो भागों में बांटा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पूर्व हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के प्रारंभिक प्रयत्न हुए हैं। इसमें इतिहास तत्व का अभाव पाया जाता है। आचार्य शुक्ल ने ऐसे तथाकथित हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों को कविगृह संज्ञा दी है। ये ग्रंथ इस प्रकार से, तो वे ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इसमें ग्रंथों के बारे में बात करें तो उसमें जो आपका पहला आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस्तवार दला लितरोतियुच एंदू ए एदुस्तानी। ये फ्रांसीसी भाषा में गार्सी द तासी द्वारा लिखित 1839 में लिखा गया एक बहुत ही फेमस बुक है, जिसके माध्यम से हमें साहित्य के बारे में पता चलता है। जिसका दूसरा भाग जो था वो 1846 में प्रकाशित हुआ, जिसमें अंग्रेजों के अक्षराधिक्रम से 700 कैदियों का वर्णन मिलता है। प्रोफेसर रस्तोगी के शब्दों में यह वर्णन कवि वृत्ति संग्रह से अधिक कुछ नहीं है और इसलिए ग्रंथ को साहित्य का इतिहास कहने में झिझक सी होती है। कालक्रम को जो साहित्य के इतिहास की सबसे स्थूल आवश्यकता है छोड़ करके वर्णमाला के आधार पर, और वह भी मात्र कविवृत्त संग्रह प्रस्तुत करना कभी भी इतिहास लेखन नहीं कहा जा सकता है। और दूसरा इन्होंने जो कहा वो है शिवराज सरोज, शिव सिंह सरोज में क्या है, इसका शिव सिंह सरोज द्वारा 1853 में लिखा गया ये बुक। इसमें 1000 कवियों का जीवन वृत्त संकलित है, यानी कि 1000 कवियों के जीवन के बारे में इसमें लिखा गया है, और साथ ही उनके उदाहरण भी जो है स्थान स्थान पर दिए गए हैं। इस ग्रंथ को मात्र कविवृत्त संग्रह ही कहा जा सकता है। एंड इसके बाद आता है तीसरा नंबर जो जिससे हमें इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत जानने को मिलता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले, वो है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह ग्रंथ डॉक्टर ग्रियशर्न द्वारा 1889 में लिखा गया। इसमें कालक्रम 952 कवियों का परिचय प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ में इतिहास के स्थान पर साहित्य का तत्व ही पाया जाता है।
चौथी बात करें तो हिंदी कोविद रत्नमाला जो कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा 1909 में लिखा गया, इससे हमें थोड़ा बहुत पता चलता है। इसके बाद 5th नंबर पर आप देख सकते हो मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधुओं ने 1913 में इस ग्रंथ का प्रणयन किया और 5000 कवियों के जीवन वृत्ति का संकलन किया। इसमें इस ग्रंथ के विषय में एक समालोचक का मत इस प्रकार है कि मित्र बंधु विनोद में स्थान स्थान पर काव्यांग विवेचन प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति भी यद्यपि सक्रिय है, किंतु ग्रंथ रचना का मूल उद्देश्य प्रतीत होता है अधिक से अधिक संख्या में कवियों को प्रकाश में लाना, यही मूल था। इसी से यह ग्रंथ भी साहित्य की अपेक्षा इतिहास को अधिक प्रतीत होता है, अपेक्षा इतिहास ही ज्यादा प्रतीत होता है। अगला है 6 नंबर, आप समझ सकते हो जो इंपॉर्टेंट चीज था वो था हिंदी नवरत्न। मिस्र बंधुओं के द्वारा यह भी 1910 में लिखा गया। कविता कौमुदी ये पंडित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा 1917 में लिखा गया, जिससे मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले के इतिहास के बारे में पता चलता है। इसके बाद 8 नंबर पर आप रख सकते हो द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये एडविन ग्रीक द्वारा लिखा गया 1917 ईस्वी में। ओके, इसके बाद 9th नंबर पर आप देख सकते हो ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसको FEK के द्वारा 1920 में लिखा गया। इसके बाद आता है ब्रज माधुरी शार, ये वियोग हरि के द्वारा 1923 में लिखा गया। उसके बाद हिंदी साहित्य विमर्श, ये पद्मलाल पन्नालाल बख्शी के द्वारा 1923 में लिखा गया। इसके बाद आता है आपका हिंदी, ये सन 1925 में बद्रीनाथ भट्ट के द्वारा लिखा गया इस चीज़ के बारे में। 13वां है आपका हिंदी के मुसलमान कवि, ये गंगा प्रसाद सिंह के द्वारा 1926 में लिखा गया। इसके बाद सुकीव सरोज जो है ये गौरी शंकर द्विवेदी के द्वारा 1927 ईस्वी में लिखा गया। तो इन सारे ही ग्रंथों को साहित्य के इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती, यानी कि जितने भी ये ग्रंथों की बात की गई इनको हम साहित्य के इतिहास की संज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें हिंदी साहित्य को कालाक्रम अनुसार प्रवृत्तियों की छाप में विभक्त नहीं किया गया, यानी कि इसमें सब बस चीज़ों के बारे में, उस समय के बारे में, कैसे कैसे क्या समाज था उसके बारे में बात किया गया। किस टाइम पीरियड पर कौन सी चीज़ें, कौन सी घटनाएं हुई, उसको कालक्रम में या टाइम पीरियड के बाउंडेशन में नहीं बांधा गया। इस तरह हम इसको इतिहास नहीं कह सकते हैं। इन सारे ग्रंथों को कविग्रह संग्रह की संज्ञा प्रदान की जा सकती है कि कवियों के बारे में लिखा गया है। ओके, फिर भी इन ग्रंथों का प्रणयन उपेक्षा के योग्य नहीं माना जा सकता, यानी कि जो लिखा गया है उसको उपेक्षा के योग्य तो नहीं माना जा सकता कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसकी वैल्यू है, क्योंकि इस ग्रंथ ने साहित्य के इतिहास को सुव्यवस्थित करने की प्रचुर सामग्री हमें मिलती है। इन प्रयत्नों में ठाकुर शिव सिंह जो सेंगर थे उनका प्रयत्न जो है पहला माना जाता है, इनका पहला प्रयत्न है इस चीज़ में। जॉर्ज गियर्सन ने भी अपने ग्रंथ मॉडर्न जो है वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी साहित्य की सामग्री को 11 कालों में विभक्त करते हुए उन्होंने बताया। उन्होंने 11 कालों में क्या विभक्त किया हुआ है ये आपके सामने ये रहा, समझिए कि 11 कालों में उन्होंने क्या विभक्त किया हुआ है। तो 11 कालों में उन्होंने कहा है चारण काल, फिर उसके बाद 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, फिर जायसी और उनकी कविता, फिर ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, उसके बाद मुगल दरबार, फिर तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, फिर रीतिकाल, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस तरह से 11 भागों में जो है इन्होंने बांटा हुआ है टाइम पीरियड को, या फिर आप कह सकते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को। गियर्सन के पश्चात मित्र बंधुओं ने काशी नगरी प्राचार्य सभा की खोज की। 8 रिपोर्टों के आधार पर मित्र बंधु विनोद ने साहित्य विधाओं का सुव्यवस्थित वर्गीकरण करने का प्रयास किया, यानी कि गियर्सन के बाद मित्र बंधुओं ने इस पर काम करना स्टार्ट किया। उन्होंने हिंदी साहित्य जो था इसको 8 भागों में विभाजित किया था। मित्र बंधुओं ने किन भागों में विभाजित किया था आओ समझते हैं। तो इसमें इन्होंने सबसे पहला जो भाग रखा हुआ है वो है आपका पूर्वारंभिक काल, दूसरा है आपका उत्तरारंभिक काल, थर्ड है आपका पूर्व माध्यमिक काल, फोर्थ है आपका प्रौढ़ माध्यमिक काल, फिफ्थ है आपका पूर्वालंकृत काल, सिक्स्थ है आपका अज्ञात काल, सेवंथ है आपका परिवर्तन काल एंड एट्थ है आपका वर्तमान काल। इस तरह से उन्होंने हिंदी साहित्य को 8 भागों में विभाजित किया। यद्यपि इस ग्रंथ में 5000 कवियों का जीवन वृत्त संग्रहित है, तथापि इसमें इतिहास तत्व की विद्यमानता प्राप्त नहीं होती है। मतलब कि इसमें जो है 5000 कवियों का जीवन का वर्णन किया गया है, लेकिन इससे भी उसकी जो विद्यमानता है वो इतिहास के रूप में, ऐतिहासिक तत्व के रूप में नहीं लिया जा सकता। वास्तव में मित्र बंधुओं का लक्ष्य जो है वो साहित्य के इतिहास की रचना ना करके अधिक से अधिक कवियों को प्रकाश में लाने का था। यानी कि जो मित्र बंधुओं ने ये लिखा हुआ था, ये बुक का निर्माण किया हुआ था, इसका बिल्कुल भी लक्ष्य ये नहीं था कि हम इतिहास के बारे में वर्णन कर रहे हैं या हम इतिहास को बताने जा रहे हैं। इनका मुख्य लक्ष्य क्या था कि हम अधिक से अधिक कवियों के ऊपर प्रकाश लाने की कोशिश करें, अधिक से अधिक कवियों के बारे में लोग जान सकें। इस संबंध में डॉक्टर नामवर सिंह का कथन सत्य प्रतीत होता है कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान की ओर हमारे देश में नव चेतना लगी। इस प्रवृत्ति ने एक और अतीत के छिपे रत्नों को, एक और क्या हुआ कि अतीत के छिपे रत्नों को खोजने के लिए प्रेरित किया
तो दूसरी ओर उन रत्नों को पुराने से पुराना सिद्ध करने तथा विदेशी प्रतिमानों की तुलना में गौरवशाली दिखाने का जो है प्रोत्साहन दिया है। यानी कि इसमें कह रहे हैं कि इनका जो आपकी भारत की मेंटालिटी आप समझोगे ना, इन्होंने अपने आप को राइट प्रूव करने के लिए हमेशा यह कहा है कि हमारा धर्म सबसे पुराना, हम सबसे पुराने हैं, मतलब अपने आप को पुराना साबित करने के पीछे ज्यादा चीजें लग जाती हैं। विदेशी प्रतिमानों की तुलना में वो अपने आप को गौरवशाली कहते हैं कि हम सबसे पुराना है, इस तरह से सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। इन प्रयत्नों ने ढंग तो पुराना ही रखा, परंतु यह दिखा दिया कि कवि संख्या की दृष्टि से हिंदी साहित्य की इतिहास किसी साहित्य में हीन नहीं है। इसमें ऐसे नवरत्न भी है जो ऊंचाई में 29 नहीं है। पुनरुत्थान के इस पूर्व ग्रह में हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप को क्षति पहुंचाई है, यानी कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास होना चाहिए था वो इतिहास सामने नहीं आ पाया है। अब हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर अगर नामकरण के रूप में समझा जाए कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन कैसे हम समझ सकते हैं, तो सबसे पहले हम मान सकते हैं कि अगर इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप क्या करोगे। तो सबसे पहले विभाजन और विभाजित साहित्य का नामकरण साहित्य के इतिहास की सबसे बड़ी समस्या, यानी कि कब कोई किस चीज को कब विभाजित किया जाए कि ये इस साहित्य का है या इस टाइम पीरियड का है, और कब इसको विभाजित किया जाए कि वो अलग टाइम पीरियड का है, ये सबसे बड़ा चीज था। साहित्य के नामकरण के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि सारे रचना कालों को केवल आदि, मध्य, पूर्व और उत्तर इत्यादि खंडों में आंख बंद करके बांट देना, यह भी ना देखना कि खंड भीतर तथा आता क्या नहीं है, किसी भी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकती। यानी कि इन्होंने कहा है कि आप किसी भी चीज को रचना काल को केवल आदि का है, मध्य का है या पूर्व का है या उत्तर इत्यादि खंडों में बिना कुछ सोचे समझे बस बांट देना ही कुछ जो है मायने नहीं रखता, या वो इतिहास के रूप में इस चीज को प्रेजेंट नहीं कर रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी एक पुस्तक है हिंदी का साहित्य, इन्होंने एक पुस्तक लिखा हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें अपने द्वारा किए गए नामकरण के संदर्भ में लिखा है कि जिस काल विभाजन के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ती है वह एक अलग काल माना गया है, और उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के जो है स्वरूप के आधार पर किया गया है। यानी कि हम किसी भी काल को टाइम पीरियड के आधार पर नहीं बांट रहे हैं। जिस टाइम पीरियड पर जिस चीज की ज्यादा बहुलता दिखाई दी, जिस चीज के प्रति लोगों का मानसिकता दिखाई दिया है, जिस चीज पर ज्यादा कवियों ने फोकस किया है, ज्यादा साहित्य ने फोकस किया है, उस काल को हमने उसी के नाम पर रख दिया है। शुक्ल जी ने नामकरण पर आधार पर एक विशेष काल से विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता को आधार माना है। इनकी विशेष काल का नहीं बल्कि एक विशेष काल में एक विशेष ढंग की जो रचनाएं हुई हैं उसी के आधार पर उस काल का विभाजन किया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए प्रायः 4 पद्धतियों का अवलंबन लिया गया है। पहली पद्धति के अनुसार संपूर्ण इतिहास का विभाजन 4 युगों अथवा 4 कालों में किया गया है। वो कौन से काल हैं आप देख सकते हो, आपको पता भी होगा अगर आपने हिंदी पे थोड़ा भी ध्यान दिया होगा। तो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, इस तरह से 4 कालों में बांटा हुआ है। दूसरे के क्रम के अनुसार इसको केवल 3 भागों में बांटा गया है। वो क्या है, कल्पना विवेक सम्मत है। इसमें आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, यानी कि इसमें से रीति काल को गायब कर दिया गया है। तो 3 कालों के रूप में बांटा गया है। तो साहित्य में काल विभाजन करने की पद्धतियों को अपने अपने गुण दोष होते हैं, यानी कि जो भी पद्धतियां बांटी गई हैं उनके अपने गुण हैं, अपने दोष हैं, अपनी समझ बूझ के हिसाब से वो चीजें बांटी गई हैं। परंतु यहां भी समन्वयात्मक दृष्टिकोण ही श्रेयकर है। इसलिए साहित्य के विभाजन में भी ऐतिहासिक कालक्रम और साहित्य विद्या दोनों ग्रहण करना होगा। अब काल विभाजन और नामकरण कैसे किया गया है, इसमें विदेशी विद्वानों ने कितना भूमिका निभाया है उसके आधार पर आओ समझते हैं। तो जॉर्ज गियर्सन का काल विभाजन और नामकरण इस प्रकार था कुछ। यद्यपि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत गार्गा दत्तासी से होती है, लेकिन काल विभाजन और नामकरण का जो पहला प्रयास किया था वो किसने किया था, जॉर्ज गियर्सन ने किया था। जॉर्ज गियर्सन ने अपनी साहित्य इतिहास को 11 खंडों में विभाजित किया हुआ है। 11 खंड क्या है, उन्होंने पहले खंड को बांटा हुआ है चरण काल, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट। सेकंड खंड को बांटा हुआ है उन्होंने 15वीं शती का धार्मिक जो पुनर्जागरण काल था 15वीं शताब्दी में वो। तीसरा उन्होंने किस तरह से बांटा हुआ, तीसरा उन्होंने कहा है जायसी की प्रेम कविताएं। चौथा है कृष्ण संप्रदाय। 5वां है आपका मुगल दरबार। 6ठा है आपका तुलसीदास। 7वां है आपका प्रेम काव्य। 8वां है आपका तुलसी के अन्य प्रवृत्ति। 9वां है आपका 18वीं शताब्दी। 10वां है आपका कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां है आपका विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान। इस तरह से इन्होंने भारतीय साहित्य जो है उसको 11 भागों में विभाजित करके समझने का प्रयास किया और उसका अलग अलग टाइम पर आप देख सकते हैं इस तरह से उन्होंने नामकरण दिया हुआ है।
अब इसके बाद आता है मिस्र बंधुओं का काल विभाजन और नामकरण, यानी कि मिस्र बंधुओं ने किन भागों में जो है काल विभाजन किया हुआ और नामकरण दिया हुआ है। तो मिस्र बंधुओं ने अपने संपूर्ण साहित्य को 5 खंडों में विभाजित किया है। इन्होंने अपने साहित्य इतिहास के विभाजन के लिए संवत काल को चुना है, यानी कि संवत जो इस काल है उसको उन्होंने माना है। इन्होंने पहला कहा है कि पहला काल था आरंभिक काल, दूसरा काल था पूर्व आरंभिक काल, यानी कि संवत 700 से लेकर के 1343 ईस्वी मतलब संवत तक। दूसरा है आपका उत्तर आरंभिक काल, यानी कि संवत 1343 से लेकर के 1444 तक। फिर उसके बाद आता है आपका माध्यमिक काल। माध्यमिक काल 2 तरह से आता है आपका, वो कौन कौन सा है आपका? पूर्व माध्यमिक काल जो 1445 से 1560 तक चला, प्रौढ़ माध्यमिक काल जो 1561 से 1680 तक चला। एंड इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अलंकृत काल। तीसरा इन्होंने रखा है अलंकृत काल। वो क्या है? पूर्व अलंकृत काल में 1681 से 1790 आता है, उत्तर अलंकृत काल में 1791 से 1889 आता है। चौथा इन्होंने कहा है परिवर्तन काल, जो कि 1890 से 1925 में आता है, और वर्तमान काल उसके बाद आ जाता है जो 1925 से लेकर के अभी तक चल रहा है। इस तरह से मिस्र बंधुओं ने 5 भागों में बांटा है जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के काल को, और उसका इस तरह से उन्होंने नामकरण दिया हुआ है। मित्र बंधुओं के बाद नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इनका काल विभाजन और नामकरण किस प्रकार से है? तो आज इन्होंने जो है अपने साहित्य को, हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा हुआ है। उन्होंने कहा है पहला है आपका वीर गाथा काल। वीर गाथा काल क्या है? संवत 1050 से लेकर के 1375 ईस्वी तक। इसके बाद सेकंड आता है भक्ति काल, जो कि 1375 से लेकर के 1700 ईस्वी तक चलता है। इसके बाद आता है आपका रीति काल, जो कि 1700 से लेकर के 1900 ईस्वी तक चलता है। एंड चौथा इन्होंने बांटा है आधुनिक काल के रूप में, जो कि 1900 से लेकर के अभी तक चलता चला आ रहा है। ओके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन और नामकरण इन्होंने किस तरह से किया हुआ है? तो इन्होंने 5 भागों में बांटा हुआ है। पहला इन्होंने कहा है संधि काल। संधि काल में इन्होंने संवत 700 से लेकर के 1000 तक रखा हुआ है। दूसरा इन्होंने कहा है चारण काल, इसको संवत 1000 से लेकर के 1375 तक रखा हुआ है। तीसरा इन्होंने कहा है भक्ति काल, जो कि संवत 1375 से लेकर के 1700 तक है। और चौथा इन्होंने कहा है रीति काल, जो कि संवत 1700 से लेकर के 1900 है। और पांचवा इन्होंने कहा है आधुनिक काल, जो कि संवत 1900 से लेकर के अब तक है। एंड इसके बाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के बाद श्याम सुंदर दास ने अपना काल विभाजन किया है, और इन्होंने काल विभाजन इस प्रकार किया हुआ है कुछ। इन्होंने पहला कहा हुआ है वीर गाथा युग, जो कि 1050 से लेकर के 1400 ईस्वी तक है। दूसरा है आपका भक्ति युग, जो कि 1400 से 1600 ईस्वी तक है। तीसरा है आपका रीति युग, जो कि संवत 1600 से 1900 तक है। या फिर चौथा है आपका नवीन विकास कुमार संवत, जो कि 1900 से लेकर के आगे तक है। तो इस तरह से आप देखोगे जितने भी लोगों ने यहाँ पर विभाजन किया हुआ है, सबने लगभग सेम चीजें विभाजित किया हुआ है, या काल पीरियड जो उन्होंने बताया हुआ है अलग अलग चीजों के लिए, वो लगभग सेम ही है सारी चीजें। ओके, अब इसके बाद आता है रामस्वरूप चतुर्वेदी का काल विभाजन और नामकरण। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने 4 भागों में बांटा हुआ है। इन्होंने पहला कहा हुआ है वीरगाथा काल, देख रहे हैं सभी सेम ही है, 1000 से लेकर के 1350 ईस्वी तक। भक्ति काल बांटा हुआ है 1350 से 1650 तक। इसी तरह से आगे आपने देखा था 1350 से लेकर के 1700 तक था। तो बस मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर है। तीसरा है आपका रीति काल, इन्होंने कहा है 1650 से लेकर के 1850 तक। चौथा इन्होंने कहा है गद्य काल, जो 1850 से लेकर के आगे चलता चला आ रहा है। तो इस तरह से जो है विभाजन होता रहा, समय समय पर चीजें विभाजित होती रही। तो ये था दोस्त हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे कैसे बढ़ता गया, कैसे कैसे विभाजन हुआ, कैसे कैसे नामकरण हुआ, कैसे उसमें वो अपने विकास के चरम सीमा तक पहुंचा, क्या क्या चीजें थी, वो सब हमने इस वीडियो में जाना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास कैसा रहा। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, काफी कुछ पढ़ने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी इस चीज को समझने के लिए काफी हेल्प हो सके, और उनको भी एक नोट्स की तरह चीजें मिल सके। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां पर जाकर के आप इसके नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं, PDF के रूप में उसको पढ़ भी सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।